नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। एक है कोलकाता की गुलशन कॉलोनी और कोलकाता की गुलशन कॉलोनी के बारे में बार-बार लेख छप रहे हैं क्योंकि कोलकाता की गुलशन कॉलोनी की आबादी बताई जाती है 2 लाख। लेकिन जब बीएलओ वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ वोटर तो मात्र 20,000 हैं और वहाँ की जो आबादी है वो 2 लाख है। तो ये 2 लाख से 20,000 होने का ये धंधा क्या है? ये अजीबो-गरीब जो है वो मामला क्या हुआ? ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या हुआ और एसआईआर के बाद क्या हो रहा है। वैसे आप यदि और भी विस्तार में जानना चाहें तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आज इस रात्रि में जो मैंने देवदत्त माझी जी के साथ में वार्तालाप किया है उसको आप अवश्य सुनें। क्योंकि उससे पता चल जाता है कि भई ये जो पूरा एसआईआर का मामला है उससे इतना हड़कंप क्यों मचा है? क्योंकि देवदत्त जी ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड पे सीएए शिविर भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और एसआईआर में भी सहायता कर रहे हैं लोगों की, तो उनको सब कुछ पता है कैसे चल रहा है ये। तो ये जो गुलशन कॉलोनी है, ये एक हम ये कह सकते हैं इस पूरे एसआईआर का सिम्पटम है और इसी कारण लोग जो हैं वो भाग रहे हैं और कैसे भाग रहे हैं? पहले तो मैं आपको एक यहाँ पर पश्चिम बंगाल का मानचित्र दिखाता हूँ और उससे आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि भई ये हो क्या रहा है और कैसे सारा का सारा मामला चल रहा है। तो ज़रा मैप शेयर करें। तो मैप शेयर करेंगे तो मैं बताऊँगा कि जो सबसे अधिक मात्रा में लोग भाग रहे हैं वो कहाँ से भाग रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। ये मैप शेयर करेंगे आप? मैप शेयर करिए। ये मैप जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है कोलकाता। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कोलकाता। तो इस समय जो सबसे अधिक गतिविधि है, तो आप जैसे कोलकाता के पास यहाँ से एक बशीरहाट नाम की का एक स्थान है। ये है बशीरहाट और बशीरहाट के बाद यहाँ पर एक हकीमपुर करके एक ये जो आप नदी देख रहे हैं, यहाँ पर इस नदी ये नदी जो है ये पूरा भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाती है और फिर ये नीचे आप ये देख रहे हैं ये पूरा सुंदरबन डेल्टा है। इस सुंदरबन डेल्टा में यहाँ से ये इधर भी सुंदरबन है, बांग्लादेश की तरफ और भारत की तरफ भी सुंदरबन है। तो करते क्या है लोग? कैसे होता है इन्फिल्ट्रेशन? वो यहीं से अधिक आप ये जहाँ मेरा ये कर्सर चल रहा है आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है, ये बड़ा ही दुरूह है, तो यहाँ से बोट से इधर आ जाइए, सुंदरबन को क्रॉस करके और फिर इधर से ऊपर चलिए और कोलकाता के आस-पास ख़ास तौर से जो आपका ये जो क्षेत्र है, ये साउथ 24 परगना है और ऊपर जो है वो नॉर्थ 24 परगना है। ये बशीरहाट से क्योंकि यहाँ तक ट्रेन आती है, बशीरहाट से आगे तक ट्रेन जाती है। यहाँ पर हकीमपुर ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, यहाँ पर वो मेन एक बीएसएफ चेक पोस्ट है, जहाँ से लोग भाग रहे हैं और जहाँ आप देख रहे हैं कि सारे के सारे लगभग सारे के सारे जो चैनल्स हैं, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरा जो क्षेत्र है, वो है बनगाँव और ये बनगाँव का क्षेत्र जो है, वो ये जहाँ मैं आप इधर देखिए, ये इसके आस-पास है। और यहाँ से जहाँ ये वही क्षेत्र है जहाँ से ट्रेन जाया करती थी, ये क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र से लोग बनगाँव से होते हुए वो जा रहे हैं। फिर एक बड़े मज़े की बात ये है कि सबसे अधिक लोग जहाँ से जा रहे हैं उसका जो है वो एक प्रकार से ज़िक्र ही नहीं हो रहा है, उसका उल्लेख ही नहीं हो रहा है। तो ये जो क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं ये पद्मा रिवर या ये गंगा नदी है। और गंगा नदी भी काफ़ी दूर तक लगभग 100 किलोमीटर तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाती है। अब यह जो क्षेत्र है यहाँ पर यद्यपि
अ, मालदा और ऊपर मालदा के ये जो रायगंज का क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं, ये रायगंज है, ये उत्तर दिनाजपुर जिला है। ये उत्तर दिनाजपुर जिला है। यहाँ से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भाग रहे हैं। और भाग कहाँ से रहे हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भाग रहे हैं इधर से। ये आप देख रहे हैं, ये चिकन नेक का क्षेत्र है इधर, ये इसको चिकन नेक बोलते हैं। इसका भी एक इतिहास है। आपको यदि याद दिलाया जाए तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पर एक इस्लामपुर नाम का स्थान है। किशनगंज है ये, और किशनगंज के बाद ये जो ये चोपड़ा नाम का स्थान है, और ये इस्लामपुर है। तो ये जो इस्लामपुर है, ये किशनगंज का सब डिवीज़न हुआ करता था। ये किशनगंज का ही सब डिवीज़न था। पुराने बंगाल में, यानी अविभाजित बंगाल में, ये इस्लामपुर नहीं हुआ करता था। इसलिए जब पूरा का पूरा बंगाल विभाजित हुआ और उस विभाजन में दिनाजपुर जिले का भी विभाजन हो गया और उत्तर दिनाजपुर भारत में आ गया, दक्षिण दिनाजपुर बांग्लादेश में रह गया। उसके बाद में जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब यह इस्लामगंज क्षेत्र जो है, यह पश्चिम बंगाल को दिया। तब जाके ये जो चिकन नेक देख रहे हैं आप, ये आती है सिलीगुड़ी सब डिवीज़न, दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी सब डिवीज़न में। तो दार्जिलिंग जिले का ये सिलीगुड़ी सब डिवीज़न जो है, वो इस्लामपुर सब डिवीज़न किशनगंज से निकाल के जब पश्चिम बंगाल को दिया गया, तब जाके पश्चिम बंगाल एक हुआ। यानी पश्चिम बंगाल, नॉर्थ और साउथ बंगाल एक तभी हो पाया जब बिहार का एक भाग निकाल के इसको दिया गया। ये तो है इतिहास। और इस समय सबसे अधिक लोगों का जो एक्सफिल्ट्रेशन हो रहा है, जी, वो इसी क्षेत्र से हो रहा है। ये हमारा दिनाजपुर है, ये आपका रायगंज उसका क्षेत्र है, और यहाँ से जाके ये जो पूरा क्षेत्र है, ये खाली पड़ा हुआ है एक तरह से। बीजीपी यहाँ पर एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, और यदि एग्ज़िस्ट करती है तो भारत के बीएसएफ के निर्देशानुसार चलती है। कुछ लोग जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि साहब कि लाखों की संख्या में, लाखों का मतलब ये है कोई आप 20-30 लाख बांग्लादेशी जो हैं, वो बंगाल भाग चुके हैं। अच्छा, बंगाल भागने की प्रक्रिया जो है केवल यहीं से नहीं है, क्योंकि आप देखें कि बांग्लादेश के साथ में भारत का जो बॉर्डर है, वो सबसे लंबा है। ये देखें आप कि ये बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो ये जो पूरा बॉर्डर बनता है, वो बनता है जाके लगभग यहाँ तक बनता है 4096 किलोमीटर, और उसके बाद फिर ये कोई 176 किलोमीटर या कुछ ये जाके इनका म्यांमार से लगता है। 4096 किलोमीटर के बॉर्डर में जो एक्सफिल्ट्रेशन हो रहा है, वो त्रिपुरा से कम हो रहा है, त्रिपुरा में नहीं, लेकिन त्रिपुरा से जो लगता हुआ ये क्षेत्र है यहाँ पर, इसको श्रीभूमि जिला कहते हैं। करीमगंज बोलते थे इसको पहले, यह है श्रीभूमि जिला। ये देखिए, ये है श्रीभूमि। ये श्रीभूमि से भी बड़ी संख्या में एक्सफिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी बांग्लादेशी जो हैं वो वापस जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, तो इसका चारों तरफ ज़िक्र क्यों नहीं होता? इसका चारों तरफ ज़िक्र यदि करना भी चाहे, तो हो नहीं सकता। हो इसलिए नहीं सकता कि ये सारा का सारा काम जो है, वो एक कोवर्ट ऑपरेशन की तरह हो रहा है। बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं, वो वापस इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि अब उनको आगे अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। उनको भविष्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सीएए का जो आंदोलन किया गया था, वो सीएए का आंदोलन
इसी दृष्टिकोण को रखते हुए, इसी सिनेरियो को रखते हुए किया गया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भई सीएए में यदि मौका लगे तो इन लोगों को भी रेगुलराइज़ करा दो, जिससे कि आगे समस्या ना हो। इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि लोगों के नाम बदल दिए गए, 2,68,000 व्यक्ति ऐसे पाए गए हैं, जिनके जो पुराने नाम हैं वो बदल के उनको मुसलमान नाम और हिंदू उपनाम दे दिया गया, जैसे मोंडल है या शौरकार है, इस तरह के उपनाम दे दिए गए जो कि बड़े प्रचलित हैं और इसमें कोई विशेष बात भी नहीं है क्योंकि अ, मुस्लिम फर्स्ट नेम और हिंदू सरनेम ये काफ़ी कॉमन सी बात है इन इन इलाकों में। तो ये भी काम किया गया, ये भी अब संज्ञान में आ गया, ये भी पकड़ा गया। एसआईआर की जो कार्यवाही है और एसआईआर की जो एक्सरसाइज़ है वो इतनी साइंटिफिक है कि उससे बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। और उसके लिए भी यद्यपि ममता दीदी जो हैं वो कोई भी कमी नहीं छोड़ रही हैं। ममता दीदी ने अब दूसरा ट्राई किया है, वो अब ये ट्राई कर रही हैं कि जो हिंदू लोग हैं उनका भी नाम कट जाए। और उनका नाम कैसे कट जाए? उनके नाम में क्योंकि जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं या जो लोग कमज़ोर तबके के हैं, उ उनका नाम दोबारा डालने में या एनुमरेशन फॉर्म अगर उनको जारी भी हो गया है, तो उसको दोबारा लगाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी जाएँ, ऐसी समस्याएँ पैदा कर दी जाएँ, ऐसे ऑब्जेक्शन लगा दिया जाए, जिससे उनका नाम ना आ सके। नाम इसका उपचार किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं शिविर लगा-लगा के लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और उनको ये सब अपना नाम वापस डालने में उनको समस्या ना आए, ऐसा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में एसआईआर की एक्सरसाइज़ में एक भी अपील नहीं हुई, यानी बिहारी जो है वो इतना स्मार्ट है कि जो भी अपना नाम डलवाना चाहता था, उसने अपना नाम डलवा लिया और जब फाइनल हो गई लिस्ट, इलेक्टोरल रोल्स जब फाइनल हो गए, उसके बाद में एक भी अपील नहीं हुई, है ना गज़ब की बात। और जो ड्राफ्ट रोल से जो फाइनल रोल का जो प्रोसेस होता है, उसमें भी किसी भी पार्टी ने कोई नाम डलवाने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, केवल एक पार्टी एमआईएम थी, जो कह रही है कि साहब कि हमने 900 लोगों का नाम ऐड करवाया ड्राफ्ट लिस्ट से फाइनल लिस्ट के प्रोसेस में। अब कुछ ही दिन बचे ड्राफ्ट लिस्ट आने में, 5-6 दिसंबर तक ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, तब होगा असली खेला आरंभ। आप यदि देखेंगे देवदत्त जी को तो वो डिटेल के साथ बताएँगे कि कितने लोग जो हैं, वो बाहर निकलेंगे और इतने लोग यदि बाहर निकल गए तो ये ध्यान रहे कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे, उसमें दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 9% तो था, लेकिन वोटों के टर्म्स में केवल 28 लाख था। जी, केवल 28 लाख और ऐसा दिख रहा है कि 1 करोड़ से अधिक तो यहाँ नाम छँटेंगे। उसके अतिरिक्त सीएए के भी शिविर चल रहे हैं। सीएए में नाम बहुत सारे जुड़ेंगे, जो कि बांग्लादेश से आए हुए हमारे हिंदू भाई हैं। तो देखिए, खेला आरंभ हो गया है और इस खेले का जो नतीजा है, जो परिणाम आने वाला है, वह अत्यंत रुचिकर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।